Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 12, 7 wonderful forms of verb. ये कुछ forms of verb है जो basically 7 forms है और इनको भी अगर हम समझ ले अच्छे से तो हम बहुत कुछ अंग्रेजी समझ या जान सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 7 फॉर्म्स लिखे हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि टू गो यानी जाना होता है, टू प्ले यानी खेलना होता है। गो यानी जाना नहीं होता, प्ले यानी खेलना भी नहीं होता है। तो टू लगाने से इधर ना लग जाता है वर्ब के अंदर। तो व्हाट आर दीज 7 फॉर्म्स, यानी ये वर्ब की अलग अलग शक्ल है जिसके अलग अलग इस्तेमाल है और हमें इसको ठीक ऐसे ही याद रखना है। जैसे देखिए यहां V1, V2, V4, V5 इस प्रकार से V7 तक फॉर्म्स हमने लिए हैं। सबसे पहला फॉर्म हम समझते हैं V1, यानी एक जो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में, इंपरेटिव सेंटेंस में, वर्ब की वो वाली शक्ल। जैसे हम एक वर्ब ले लें बॉयल। अब ये देखिए ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब हमने बताया आपको कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस बदलते जाता है। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, प्रेजेंट टेंस हो, थर्ड पर्सन हो तो बॉइल्स लग जाएगा, पास्ट टेंस हो तो वो बॉइल्ड में चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो बॉयल यानी उबालो, गो यानी जाओ, स्लीप यानी सो। तो बॉयल के 4 अर्थ होते हैं। उबालो, उबालते हो, उबालता हूं और उबालते हैं। अब जैसे यू के साथ अगर हम इसको लगा दो तो यू बॉयल यानी तुम उबालो, या सिंपली अगर हम किसी को कहे बॉयल, इसका मतलब तुम उबालो किसी चीज को। उबालते हो अगर हमें कहना है कि तुम उबालते हो, तुम अंडे उबालते हो, तो यू बॉयल एग्स। तुम जाते हो, यू गो। हम जाते हैं, वी गो। हम उबालते हैं, वी बॉयल। आई बॉयल यानी मैं उबालता हूं। दे बॉयल वे उबालते हैं। अब इसमें आप देखिए कि किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जिक्र नहीं किया गया है, बाकी सारे इसमें शामिल हैं। दूसरा एक वर्ब ले ले फ्लाई। अब ये जो फ्लाई वर्ब है ये इंट्रांजिटिवली ट्रांजिटिवली दोनों इस्तेमाल होता है। यानी फ्लाई का मतलब होता है उड़ो। अब ये उड़ो एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट ये काम करता है उसी तक ये क्रिया सीमित है। यानी बर्ड्स फ्लाई अगर हम कहते हैं तो पक्षी उड़ते हैं, तो वो बर्ड तक सीमित है, उसके उड़ने से दूसरे किसी पर असर नहीं हो रहा है। पायलट्स फ्लाई यानी पायलट लोग उड़ते हैं, तो ये भी एक सेल्फ कंटेन्ड वर्ब कहलाता है। इसका कहीं ट्रांजिशन नहीं हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। लेकिन फ्लाई शब्द का एक और अर्थ होता है उड़ाओ। अगर मैं कहूं कि यू फ्लाई ए काइट यानी तुम पतंग उड़ाओ, और अगर मैं कहूं यू फ्लाई, इसका मतलब हो जाएगा तुम उड़ो या तुम उड़ते हो। तो उड़ो या उड़ाओ, उड़ाते हो, उड़ाता हूं, उड़ाते हैं, ये सारे अर्थ होते हैं। जैसे मैं पतंग उड़ाता हूं, आई फ्लाई काइट। हम पतंग उड़ाते हैं, वी फ्लाई काइट्स वगैरह। वैसे एक वर्ब है बेद, BATHE। बेद के माने है टू बेद यानी नहाना, लेकिन बेद का एक और अर्थ होता है नहलाना भी होता है। तो जब वो ट्रांजिटिवली यूज होता है तो नहलाना, जैसे
द लेडी इज बेदिंग हर चाइल्ड, यानी एक महिला अपने बच्चे को नहला रही है। और आई एम बेदिंग नाउ, मैं नहा रहा हूं। आई एम बेदिंग माई सन, मैं बच्चे को मेरे नहला रहा हूं। तो दोनों अर्थ होते हैं। ऐसे भी कुछ वर्ब हैं। वर्ब को जब हम पूछते हैं कि कौन करता है या कौन सी चीज कुछ करती है, तो सब्जेक्ट का बोध होता है। जैसे कि ग्लास ब्रोक, कौन टूटा, क्या टूटा, ग्लास टूटा। ही ब्रोक, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा, उसने तोड़ा, तो किसी व्यक्ति की बात है। उसी प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब में क्या करते हो और किसे करते हो, इसका जो जवाब आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या उड़ाते हो, किसे उड़ाते हो, क्या उबालते हो, किसे उबालते हो। जब कोई व्यक्ति हो, जैसे हम कहें कि मैं बुलाता हूं, तो किसे बुलाते हो। और मैं मारता हूं, तो किसको मारते हो या किसे मारते हो। तो ये जो आता है, मैं एक सांप मारता हूं मान लीजिए, तो स्नेक जो है, आई किल अ स्नेक, ये स्नेक ऑब्जेक्ट हो गया उसका। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है। वैसे यहां फ्लाई में ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और इंट्रांजिटिवली यानी बिना ऑब्जेक्ट के भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पहली शक्ल है। तो बॉयल के अर्थ होते हैं उबालो, उबालते हो, उबालता हूं, उबालते हैं। गो का अर्थ हो जाएगा जाओ, जाते हो, जाता हूं, जाते हैं। हम जाते हैं, वी गो। मैं जाता हूं, आई गो। V2 यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम यहां पर लिखे हैं बॉइल्ड, या फ्लाई के लिए आएगा फ्लू। तो बॉइल्ड यानी उबाला। अब ये बहुत आसान है, ये सभी सब्जेक्ट के साथ बॉइल्ड लगेगा। मैंने उबाला, तुमने उबाला, उन्होंने उबाला। जैसे दे बॉइल्ड एग्स या ही बॉइल्ड एग्स, ये सबके लिए आएगा। उसने उबाला, तुमने उबाला, हमने उबाला। या फ्लू, मैं उड़ा, तुम उड़े, या मैंने उड़ाया, तुमने उड़ाया, एक ही बात है। तो पास्ट टेंस में कोई झंझट इसके अंदर नहीं है। लेकिन V4 एक शक्ल होती है जिसमें ये जो V1 है उसके साथ S या ES लग जाता है। जैसे यहां आया है बॉयल्स, या फ्लाई के साथ FLIES, फ्लाइज आया है। तो बॉयल्स का अर्थ होता है उबालता है या उबालती है। जाहिर है यहां पर आपको बोध हो रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब के साथ एस लगता है। जैसे इज में एस आ गया, एज में एस आ गया, फिर बॉयल्स, कम्स, गोज, स्लीप्स, सिंग्स, प्लेज, इन सब के अर्थ ऐसे ही है। प्लेज यानी खेलता है या खेलती है। शी प्लेज, वह खेलती है। ही प्लेज, वह खेलता है। फ्लाइज, फ्लाइज के दो अर्थ है, उड़ता है, उड़ाता है। दोनों चीजें हो सकती है। या तो खुद उड़ता है, पायलट फ्लाइज फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, या पायलट फ्लाइज द प्लेन फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली। ट्रांजिटिवली इस्तेमाल कर लिया हमने कि प्लेन उड़ाता है भाई बंबई से दिल्ली तक। तो ये ही, शी, इट, राम, सीता, फैन सबके साथ लगेगा और एस लग जाएगा प्रेजेंट टेंस में, ध्यान में रखना है। वह अंडे उबालता है, ही बॉइल्स एग्स। शी बॉइल्स एग्स यानी वह अंडे उबालती है। अब कुछ ऐसा ही शक्ल में दिखने वाला V3 होता है जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अभी हमने जो ऊपर देखे V1, V2 और V4, ये सारे फाइनाइट वर्ब्स थे, क्योंकि ये टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपनी शक्ल बदल रहे थे। लेकिन जो ये V3 है, ये जो बॉइल्ड है, ये एक ऑल टुगेदर अलग वर्ब है। इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके कुछ विशिष्ट इस्तेमाल है। तो बॉइल का तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया बॉइल्ड, और फ्लाई का पास्ट पार्टिसिपल होता है फ्लोन, FLOWN।
और बॉइल्ड का अर्थ होता है, 3-4 इसके अर्थ निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब जैसा अगर इसका अर्थ निकालना है तो इसका इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में होता है और इसका अर्थ होता है उबाला हुआ। आई हैव बॉइल्ड एग्स, मैंने अंडा उबाला हुआ है या मैंने अंडे उबाले हुए हैं। सीन यानी देखा हुआ, डन यानी किया हुआ, प्लेड यानी खेला हुआ या खेल चुका, ऐसा भी होता है। उसी प्रकार फ्लोन यानी थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लाई, उसका अर्थ होता है उड़ चुका या उड़ा चुका। जैसे आई हैव फ्लोन फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, मैं उड़ चुका हूं दिल्ली से मुंबई तक। या आई हैव फ्लोन द काइट टुडे, यानी मैं आज पतंग उड़ा चुका हूं। तो ये परफेक्ट टेंस बनाने के काम में आता है। इसके साथ हैव या हैज लगा देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। इसका वर्ब के समान पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए उबाला जाता, उबाला हुआ, उबाला गया, ऐसे 3 अर्थ इसके निकलते हैं बॉइल्ड के। जैसे एग इज बॉइल्ड बाय राम, अंडा राम द्वारा उबाला जाता है, या अंडा राम द्वारा उबाला हुआ है, या अंडा राम द्वारा उबाला गया है। उड़ा जाता या उड़ाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, काइट्स आर फ्लोन बाय चिल्ड्रन, तो पतंग बच्चों द्वारा उड़ाई जाती है। कुछ ऐसे इसके अर्थ होते हैं, पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल होता है। फिर इसका प्रयोग एडजेक्टिव जैसा भी होता है। ये जो V3 है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बॉइल्ड या फ्लोन या डन या सीन या ब्रोकन, इनका अर्थ एडजेक्टिव जैसा स्थिति बताने के लिए कि कौन सी चीज कैसी है। जैसे हम कहें उबला हुआ या उबाला हुआ, उबला हुआ अंडा तो बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे। ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे। या राम द्वारा उबाले, द एग्स बॉइल्ड बाय राम, इस ढंग से इसका इस्तेमाल हो सकता है। या हमें कहना है कि अंडे उबले हुए हैं तो हम कह सकते हैं एग्स आर बॉइल्ड, यानी वो उबले हुए हैं। तो ये उबला हुआ बताता है कि कैसा कोई पदार्थ या कोई वस्तु है। या उड़ चुका हुआ या उड़ा चुका हुआ, जैसे मान लीजिए कि फ्लोन काइट अगर हम कहते तो उड़ी हुई पतंग, इस प्रकार से इसका प्रयोग हो सकता है। उसके बाद V5 एक और शक्ल है वर्ब की, जिसे टू इन्फिनिटिव भी कहते हैं। यानी वर्ब के सामने, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के सामने टू लगा देते हैं। टू बॉयल, टू फ्लाई, टू गो, टू सिंग, टू डांस। अब इसके भी कई इस्तेमाल है और कई टाइप के अर्थ होते हैं। जहां जहां जिस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार इसके अर्थ बदलते जाते हैं। तो सबसे पहला तो इसका वर्ब जैसा इस्तेमाल होता है। जब ये बी या हैव के साथ लग जाता है, बी या हैव प्लस 2V1 कह लीजिए या 2V कह लीजिए, तो इसका अर्थ होता है किसी काम को करना पड़ता है। जैसे शी इज टू बॉयल द एग्स, उसे अंडे उबालना पड़ता है। या शी हैज टू बॉयल द एग्स, उसे अंडे उबालना होता है या अंडे उबालना पड़ता है। उसी प्रकार उड़ना पड़ता, जैसे आई एम टू फ्लाई, मुझे उड़ना है या मुझे उड़ना पड़ता है, ऐसे कई अर्थ निकलते हैं। आई हैव टू फ्लाई अ काइट, यानी मुझे पतंग उड़ानी पड़ती है। या द पायलट हैज टू फ्लाई द प्लेन, यानी पायलट को हवाई जहाज उड़ाना होता है, उड़ाना पड़ता है। ऐसे अर्थ इसके निकलते हैं। तो ये तो हो गया एक ट्रेन वर्ब के अंदर या वर्ब फ्रेज के अंदर इस्तेमाल होने वाला, जिसमें इज या हैज या बी या हैव के साथ इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके दूसरे और भी प्रयोग है। फॉर एग्जाम्पल, इस टू इन्फिनेटिव का एक नाउन जैसा इस्तेमाल है। यहां पर इसका अर्थ होता है कोई काम को करना। फॉर एग्जाम्पल, टू बॉयल यानी उबालना, टू फ्लाई यानी उड़ना या उड़ाना, टू प्ले यानी खेलना, टू
टू सी यानी देखना। यहां पर देखिए टू बॉईल द एग्स इज इजी, यानी अंडे उबालना आसान है। अब यहां पर टू बॉईल का अर्थ हो गया उबालना। आई डोंट वॉन्ट टू बॉईल द एग्स, मैं अंडे उबालना नहीं चाहता हूं। अब ये देखिए ये एक नाउन जैसा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए एक पहले सेंटेंस में तो यहां पर टू बॉईल द एग्स इज इजी, यहां पर एक सब्जेक्ट जैसा इसका इस्तेमाल हुआ कि भाई क्या आसान है, अंडे उबालना आसान है। लेकिन यहां पर इसका ऑब्जेक्ट जैसा इस्तेमाल हुआ, वांट इस वर्ब के बाद ये आया। आई डोंट वांट व्हाट, तुम क्या नहीं चाहते हो, टू बॉईल द एग्स, मैं अंडे उबालना नहीं चाहता हूं। तो ये एक ऑब्जेक्ट जैसा इस्तेमाल हो गया है। उसी प्रकार उड़ना और उड़ाना, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई डोंट लाइक टू फ्लाई या आई डोंट लाइक टू फ्लाई दी काइट, इस प्रकार से इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसका इस्तेमाल टू इन्फिनिटिव का एडजेक्टिव जैसा भी होता है। जैसे हम कहते हैं कई बार ये रोने का समय नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू वीप, या दिस इज नॉट द टाइम टू क्राई, दिस इज द टाइम टू बॉईल द एग्स। यहां यह समय अंडे उबालने का है, दिस इज द टाइम टू बॉईल द एग्स, दिस इज द टाइम टू इनवाइट हिम, इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो यहां पर टू बॉईल का इस्तेमाल एक एडजेक्टिव, इस टाइम के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यह उड़ने का समय है या ये उड़ाने का समय है, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे दिस इज नॉट द प्लेस टू लिव इन, ये जगह नहीं है जहां रहा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल एक एडजेक्टिव जैसा होता है। ये सारे प्रयोग बाद में हम लोग तफसील में देखेंगे, लेकिन यहां जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। एक एडवर्ब जैसा भी इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव तो भाई नाउन की विशेषता दिखाता है, एडवर्ब क्रिया की दिखाता है। तो उबालने के लिहाज से, उबालने के दृष्टिकोण से ऐसा इसका इस्तेमाल, या उबालने के लिए या उबाल के, इसके ऐसे टू बॉईल का इस्तेमाल होता है। जैसे दीज एग्स आर इजी टू बॉईल, ये अंडे उबालने के दृष्टिकोण से आसान है। भाई अंडे इस प्रकृति के हैं कि इनको उबालना आसान है, तो उबालने के लिहाज से ये अंडे आसान है। दिस एग्जाम्पल इज इजी टू सॉल्व, फॉर एग्जाम्पल। तो या इट इज डिफिकल्ट टू रीच टू एनी कंक्लूजन, यानी किसी नतीजे पे पहुंचना मुश्किल है, तो किसी नतीजे पे पहुंचना के दृष्टिकोण से ये मुश्किल है, ऐसा कहने का इसका तात्पर्य है। और मकसद दिखाने के लिए, जैसे ही केम टू बॉईल द एग्स, वह अंडे उबालने के लिए आया। ही केम टू लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखने के लिए आया। तो ये क्यों कोई क्रिया हो रही है, क्रिया करने का कारण क्या है, तो वो भी एक एडवर्ब का पर्पस होता है। एडवर्ब ये भी बताता है कि क्यों कोई क्रिया हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल ही केम टू फ्लाई दी काइट, ऐसा अगर हमको, या ही केम टू प्ले दी गेम, वो गेम खेलने के लिए आया है। तो क्यों आया है, टू प्ले, इसका अर्थ वो कारण बता रहा है आने के पीछे का। दूसरा देखिए, शी इज हैप्पी टू बॉईल द एग्स, वह अंडे उबाल के खुश है। ऐसे प्रयोग भी हम करते हैं कि वह आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम प्लीज टू मीट यू, तो आई एम प्लीज्ड, व्हाई आर यू प्लीज्ड, प्लीज्ड जस्ट बिकॉज आई एम मीटिंग यू, मिल के, तो आई एम प्लीज टू मीट, यहां पे टू मीट आपको एडवर्ब जैसा काम कर रहा है। प्लीज्ड इस एडजेक्टिव के लिए, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। उसी प्रकार टू फ्लाई का अर्थ हो जाएगा उड़ने या उड़ाने के दृष्टिकोण से, या उड़ने या उड़ाने के लिहाज से, उड़ने के लिए या उड़ाने के लिए, या उड़ के या उड़ा के। आई एम प्लीज टू प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेल के खुश हूं। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है, और इसे हम कहते हैं V5। इसके बाद देखिए V6, एक और शक्ल है। यहां पर ING फॉर्म ऑफ वर्ब है। बॉइलिंग या फ्लाइंग, ये दोनों भी, ये भी
नॉन फाइनाइट किस्म के हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते हैं, ना ही ये प्रभावित होते हैं किसी टेंस से। लेकिन नॉन फाइनाइट ट्रेन वर्ब के अंदर जहां 2-3 वर्ब के शब्द है उसमें आखिर में आते हैं और वही असली क्रिया दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, ही इज बॉइलिंग द एग्स, वह अंडे उबाल रहा है। तो एक अर्थ हो गया इसका बॉइलिंग का, उबाल रहा। तो बॉइलिंग यानी उबाल रहा। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। वो उड़ रहा है, ही इज फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहा है। और वह उड़ा रहा है किसी को, तो ही इज फ्लाइंग द पीजन, अगर वो पीजन को उड़ा रहा है या पतंग उड़ा रहा है या प्लेन उड़ा रहा है। तो इस प्रकार से फ्लाइंग यानी उड़ा रहा, ही वॉज फ्लाइंग द काइट, वो पतंग उड़ा रहा था। इसका इस्तेमाल नाउन जैसा भी होता है जिसे जेरेंडियल फॉर्म कहते हैं। इसका अर्थ जब नाउन जैसा हो जाएगा तो ना आ जाएगा इसके पीछे, जैसे दौड़ना, खेलना, उबालना। तो उबालना या उबलना ऐसा कुछ इसका अर्थ हो जाएगा। बॉइलिंग द एग्स इज इजी, जैसे अंडे उबालना आसान है। आई नोटिस द बॉइलिंग ऑफ एग्स, मैंने अंडे का उबलना देखा है या नोट किया है। उसी प्रकार उड़ना या उड़ाना, जैसे आई डोंट लाइक फ्लाइंग एरोप्लेन्स, मुझे एरोप्लेन उड़ाना पसंद नहीं है। ठीक है। या आई लव वॉचिंग फ्लाइंग ऑफ काइट, मैं पतंगों का उड़ना देखना पसंद करता हूं। इस टाइप से आप उसको ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में, जहां नाउन काम आता है वहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एक अर्थ इसका एडजेक्टिव जैसा होता है और जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। कोई भी क्रिया होती रही किसी चीज के ऊपर, तब वो उसकी स्थिति जो होती है वो दिखाता है। जैसे जलता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ, उबलता हुआ। तो एक अर्थ हो जाएगा बॉइलिंग का, उबलता हुआ। फ्लाइंग का, उड़ता हुआ। तो उबलता हुआ, उबालता हुआ, उबलते हुए। इसका अर्थ कई बार उबल कर, उबाल कर ऐसा भी होता है। जैसे बॉइलिंग द एग्स ही वेंट अवे, अंडे उबाल के वो चला गया। जैसे सीइंग द टीचर, बॉयज स्टूड अप, टीचर को देखते हुए बच्चे खड़े हो गए। तो ये जो सीइंग जो एडजेक्टिव जैसा काम में आ रहा है वो बच्चों के लिए काम में आ रहा है कि उन्होंने चूंकि टीचर को देखा तो वो खड़े हो गए। वॉच द बॉइलिंग एग्स इन द पॉट, बर्तन में उबलते हुए अंडे देखो। तो यहां बॉइलिंग का अर्थ उबलते हुए भी हो गया। उसी प्रकार मैन बॉइलिंग द एग्स इज आवर सर्वेंट, यानी अंडा उबालता हुआ आदमी हमारा नौकर है, हमारा सर्वेंट है। तो इस ढंग से सेंटेंसेस बनते, जैसे द बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड इज माई सन, ग्राउंड में खेलता हुआ बच्चा मेरा लड़का है। उड़ता हुआ, उड़ाता हुआ, उड़ाकर। जैसे फ्लाइंग द काइट, द चाइल्ड वेंट टू हिज होम, काइट उड़ाकर वो अपने घर चला गया। जनरली ये एक मोमेंटरी एक्शन के लिए कहते हैं इसका इस्तेमाल, जैसे सीइंग या नोटिसिंग, इस प्रकार के। अब एक और शक्ल है हैविंग लगा करके, और हैविंग के साथ में जो V3 था उसका इस्तेमाल करते पास्ट पार्टिसिपल का। हैविंग बॉइल्ड या हैविंग फ्लोन, इसका भी इस्तेमाल एडजेक्टिव जैसा होता है और इसका अर्थ ऊपर वाले जैसा ही कुछ है, लेकिन यह है कि उबाल कर या उबालते ही। जैसे हैविंग बॉइल्ड एग्स ही वेंट अवे। अब ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब ये सिर्फ बॉइलिंग आता है तो इसका मतलब वो क्रिया जो बॉइलिंग की बहुत मोमेंट्री क्रिया है, बहुत ही, मतलब जैसा सीइंग द पुलिस थीफ रैन अवे, इस टाइप की क्रिया है वो। या सीइंग द प्रिंसिपल टीचर्स वेंट इनसाइड द क्लासरूम, इस प्रकार से कि भाई नोटिस किया और अंदर चले। लेकिन हैविंग का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई एक लंबी क्रिया को कंप्लीट करने के बाद में आप कुछ करते हैं। जैसे हैविंग टेकन द लंच, आई
वेंट टू ऑफिस मान लीजिए, यानी लंच लेने के बाद, पूरी तरह से लंच कर लेने के बाद, कर चुकने के बाद में टेकिंग लंच आई वेंट टू ऑफिस ये बोलना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि लंच लेते हुए आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं, आपको उसको कंप्लीट करना है। तो जो वर्ब या जो क्रिया करने में कुछ समय लगता है उसके साथ तो हैविंग लगाना पड़ता है, और जो मोमेंट्री एक्शन होती है उसको आप बिना हैविंग लगा करके आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां उड़ाकर, हैविंग फ्लोन फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे द पायलट गॉट टायर्ड, यानी बंबई से दिल्ली फ्लाई करने के बाद में करके पायलट थक गया, इस प्रकार का इसका इस्तेमाल होता है। और V8 एक और शक्ल है जिसे बेयर इंफिनिटिव कहते हैं, यानी ये है तो इंफिनिटिव, ये भी नॉन फाइनाइट है, लेकिन ये एक्चुअली यही एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। V1 जैसी ही इसकी शक्ल दिखती है देखने को, लेकिन ये V1 नहीं है, क्योंकि V1 जो है फाइनाइट वर्ब था, वो अपनी शक्ल अकॉर्डिंग टू टेंस बदल रहा था। वही V1 V3 बन जाता था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, V2 बन जाता था पास्ट टेंस में। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट है, बॉयल या फ्लाई, इट डजंट चेंज इट्स फॉर्म। ये जनरली मॉडल के बाद आते हैं, या कुछ वर्ब्स होते हैं हियर, बेड, सी, डेयर, लेट, हेल्प, डू, इनके साथ ही आते हैं। क्योंकि जैसे आई सॉ हिम डांस, आई सॉ हिम के बाद में देखिए डांस आ गया, मैंने उसे नाचते हुए देखा। ही मेड मी लॉफ, उसने मुझे हंसाया या उसने मुझे हंसने लगाया। आई डू प्ले क्रिकेट, यानी मैं अवश्य क्रिकेट खेलता हूं। तो यहां डू के बाद में प्ले आ गया है। तो ये जो, या आई डू नॉट प्ले विथ राम, तो वहां पर भी एक बेयर इन्फिनिटिव आया है जो चेंज नहीं होता है। जैसे मॉडल के बाद में आई विल गो, शी विल गो, ऐसा नहीं होगा कि शी विल गोज, दे विल गो, सबके साथ वो गो आएगा, क्योंकि वो बेयर इन्फिनिटिव होता है और वो भी इनफाइनिटिव है, वो नॉन फाइनाइट है, इट डजंट चेंज इट्स फॉर्म। तो इनका इस्तेमाल जैसे फॉर एग्जांपल हेल्प के साथ, प्लीज हेल्प मी मूव दिस टेबल, कि भाई मेरी इस टेबल को मूव करने में मदद करो। प्लीज हेल्प मी इन मूविंग वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज हेल्प मी मूव दिस टेबल, प्लीज असिस्ट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर भी ये बिना किसी विकार के ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, और चाहे जो सब्जेक्ट रहे, चाहे जो टेंस रहे। ही हेल्प मी मूव द टेबल, पास्ट टेंस में चले जाओगे तो ही हेल्प्ड, तो वहां पर भी मूव ही आया, जैसे बॉयल आया, फ्लाई आया। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। इसके डिपेंडिंग ऑन मॉडल और वो जो दूसरे वर्ब आ रहे जिसके साथ ही आ रहा है, तो उसके हिसाब से इसका, जैसे लेट के साथ आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया या मैं उसे जाने देता हूं। पास्ट टेंस में भी जाओगे तो आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया, तो वहां पर भी गो, और प्रेजेंट में भी गो, इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। इनको जब हम आगे टेंसेस सीखेंगे तो ये चीजें ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगी। अभी देखिए मैं कुछ वोकैबुलरी आपको दे रहा हूं यहां पे, जैसे ये कुछ वर्ब्स है, इन सब का अर्थ लिखा है, जैसे टू एडवांस यानी आगे बढ़ना, टू बीट यानी मारना, टू कैच यानी पकड़ना, ये सब आपको रटने वाली चीजें हैं, इसमें कोई समझाना या समझने की चीज नहीं है, और इसी ढंग से इसको याद रखना है। ये कुछ वोकैबुलरी है यहां पर। और ये देखिए 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कुछ वर्ब्स इसमें दिए हैं। भाई हजारों वर्ब्स है, लेकिन मैंने कुछ जो नॉर्मल काम में आते हैं उनको लिखा है। V1, V2, V3, ये 3 फॉर्म अगर आप याद कर लेते तो बाकी को तो कहीं आईएनजी करना है और कहीं पर टू लगाना है। ये देखिए ये सारे तीनों फॉर्म्स। अब कुछ होते हैं वर्बल फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब। असली फ्रेजल वर्ब यही है, वो तो हम कहने के लिए ट्रेन वर्ब को वर्ब फ्रेज कह रहे थे, लेकिन ये कहलाते हैं वर्बल फ्रेज,
इसमें देखिए कि ये जो पहला वाला है जैसे ब्रेकअप, तो ब्रेक जो है ये है वर्ब और ये अप ये कोई या तो प्रीपोजिशन हो सकता है या कोई एडवर्ब हो सकता है और इसे कहते हैं पार्टिकल। अब ये दोनों मिलकर के एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, डिफरेंट अर्थ बनाते हैं। इनका इस्तेमाल होता है लैंग्वेज को एक ब्यूटी देने के लिए, थोड़ा सा ऑर्नामेंटेशन करने के लिए। जैसे देखिए ब्रेकअप का अर्थ होता है टू क्लोज। रिलेशनशिप के लिए भी ब्रेकअप का इस्तेमाल करते हैं। आवर स्कूल ब्रेक्स अप फॉर विंटर समर वैकेशन ऑन 15 मई, यानी हमारी स्कूल समर वैकेशन के लिए ब्रेकअप होती है यानी क्लोज होती है, ये बताना है 15 मई को इनको। ब्रिंग अप यानी आगे लाना या बढ़ाना, बड़ा करना, इस प्रकार से। जैसे आई वॉज ब्रॉट अप माई स्टेप मदर। तो ये सारे इसके अंदर कई सारे लिखे हुए हैं जिनके कुछ सिनोनिमस आपको दूसरे वर्ब भी मिल जाएंगे, जैसे गो अबाउट यानी टू अटेंड, गिव टू यानी एडिक्टेड टू, लाइक दिस। ये सब रटने की बातें हैं, लेकिन इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी जब हम पढ़ेंगे तो। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग सेंटेंसेस पर स्विच ओवर कर लें ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने और उसकी प्रैक्टिस करने में आसान रहेगा। जैसे यहां देखिए टर्न अप, टेक टू, टेक इन, सेट असाइड, ये सारे ऐसे ही वर्ब्स है। यहां पर मैं इसको विराम दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा होना नहीं चाहिए लेक्चर, और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक भी इसको पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।